बच्चों आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके भी पूरे चांस रहते हैं कि यूपी बोर्ड फिजिक्स पेपर में आपसे 5 नंबर में पूछ ले। तो इसको करने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, अक्षीय स्थिति वाली। अगर वो क्लियर हो जाए आपकी तो इसको समझना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले आप लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बना। वैद्युत द्विध्रुव को आपको पता है कैसे बनेगा। एक तरफ माइनस क्यू और दूसरी तरफ प्लस क्यू। ठीक है, इधर हमने पॉइंट ए मान लिया और इधर पॉइंट डी मान लिया। दोनों के बीच की दूरी 2l ले ली हमने। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। अब देखो, अगर कहता अक्षीय स्थिति में तो हम इसके मध्य बिंदु से इधर की साइड में एक बिंदु मानते, लेकिन वो कह रहा है निरक्षीय स्थिति में, तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु से ऊपर की साइड में एक बिंदु मान लेंगे। मान लो P बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटे ये जो मध्य बिंदु से इसकी दूरी होती है ये हम स्मॉल r मान के चलते हैं। स्मॉल r मान ली हमने भाई। यहाँ पे देखो ये पूरी दूरी कितनी है 2l, तो यहां तक की कितनी रह जाएगी जब ये मध्य बिंदु आ गया, क्या इधर l रह जाएगी और इधर की दूरी भी कितनी रह जाएगी हमारी l रह जाएगी। बताइए हमें कौन से बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, उस पर, और वो बिंदु कहाँ है, निरक्षीय स्थिति में। तो हम क्या करेंगे, जिन बिंदुओं पर आवेश मौजूद है उन बिंदुओं से उस बिंदु की दूरी निकाल लेंगे। देखो आवेश किस पर है, ए पर, तो हम ए से पी की दूरी निकालेंगे। ए से पी की दूरी निकालेंगे। बेटे ये एल है, ये आर है, तो पाइथागोरस पर में जानते हो समकोण त्रिभुज में लग जाती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और उधर का वर्ग फिर उसके स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब अंडर रूट में आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसको, तो मान लीजिए एपी का स्क्वायर इज इक्वल एसी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर। हो सकता है इतना। एपी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए हमें एसी। बताओ एसी की वैल्यू कितनी है एल, तो एल का स्क्वायर, और सीपी की वैल्यू क्या है आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। क्या एपी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर इधर अंडर रूट लग जाएगा जाके। ठीक है, तो ये एपी की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो इसको आपको सॉल्व करना है या नहीं करना, उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या सिर्फ ये रख सकते हो वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये एपी की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, ए से पी की दूरी हमें पता चल गई इतनी है। अब इसी तरीके से बी से पी की दूरी निकालो, क्योंकि बी पर भी प्लस क्यू आवेश है और आवेश से हमें दूरी का पता होना चाहिए बेटे। तो दूरी हो जाएगी हमारी यहां पर भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये आर है यहाँ, ये एल है, तो ये यही आएगी पाइथागोरस पर में से। इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताइए यहां तक का चित्र क्लियर है? क्लियर है ना। अब देखो आपने एक चीज पढ़ी थी पीछे, अगर प्लस क्यू आवेश है तो उससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो बी पर कैसा आवेश है, प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू उस पर जो वैद्युत क्षेत्र बना रहा है उसकी डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है भाई, यानी कि बी पर जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो उस पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। इसको हम ई बी मान के चल रहे हैं क्योंकि बी के कारण है, बी पर रखे प्लस क्यू के कारण। ओके, अभी देखिए ए पर कैसा आवेश है, माइनस, और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी बल रेखाएं अंदर की तरफ होती है। तो बेटे ये माइनस क्यू इस पी पर जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की हो जाएगी।
ई ए। ई बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ, ई ए की डायरेक्शन अंदर की तरफ। अब यहीं पर पैच है, यहीं पे बच्चों की चीजें समझ में नहीं आती, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कोई चीज इस टाइप से है तो वो अक्षैतिज है, और अगर कोई चीज इस तरीके से है तो वो ऊर्ध्वाधर है। लेकिन अगर कोई चीज हमारे पास में इस तरीके से हो तो इसे हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं। मान लीजिए ये ए है, ए सदिश है, तो इसे दो घटकों में तोड़ सकते हैं। अक्षैतिज घटक इसका कहलाता है ए कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि ऊपर वाला जो कहलाता है वो कहलाता है ए साइन थीटा। इसको आप वेक्टर वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर वियोजन, जो 11th का टॉपिक है, पढ़ रखा होगा आपने। अब देखिए बच्चों, ये बी पर जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण जो तीव्रता बन रही है, क्या उसकी डायरेक्शन ऐसे है, सीधी है, या इधर की तरफ है, या ऐसे तिरछी है? तिरछी है ना बेटे। और अगर ये तिरछी है तो क्या इसे हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं? एक घटक तो इधर आएगा और एक घटक इधर आएगा। तो इसका ऊपर वाला जो घटक होगा इसको हम मान लेंगे ई डी साइन थीटा, ई डी साइन थीटा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक में साइन थीटा आ जाएगा, और इसका जो अक्षैतिज घटक है वो यहां पे ले लेंगे हम, और यहां पे हो जाएगा हमारा ई डी कॉस थीटा। चलो भाई, उसकी बात तो हो गई ई बी वाले की। अब बात करते हैं ई ए। क्या ई ए सीधी है या तिरछी है? अगर बेटे तिरछी है तो ये भी दो घटकों में टूटेगी, साइन थीटा में और कोस थीटा में। इसका साइन थीटा घटक तो आ जाएगा यहां पे ई ए साइन थीटा, और बेटे कॉस थीटा घटक आ जाएगा इसी लाइन पे ई ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, इतनी बात हमारी क्लियर हो रही है। तो ये चित्र बनाना है आपको निरक्षीय स्थिति के लिए सबसे पहले, और इस चित्र को ही समझना है। अगर ये चित्र समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना यहां तक, और बाद में जब हम इस वीडियो को खत्म करेंगे इस चित्र के बारे में दोबारा से बात कर लेंगे। अभी आप लोग ये देखिए, ये जो बिंदु P है, बिंदु P पर ये जो EA है, यानी कि A के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वहां पे, उसका साइन थीटा घटक, और इसके कारण जो तीव्रता है EB, उसका साइन थीटा घटक इस बिंदु पर एकदम से विपरीत है, और दोनों बराबर है, क्योंकि एक माइनस के कारण है, एक प्लस के कारण। दूरियां भी समान है बेटे। तो होगा क्या बिंदु P पर? हम यहां पे लिखेंगे बिंदु P पर EA वे EB के साइन थीटा घटक बराबर वे विपरीत है, बराबर वे विपरीत है। इसलिए ये परस्पर निरस्त हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा देखते हैं। देखो, इसको समझो। जैसे मान लो हमारे पास एक वस्तु है, स्टूल वगैरह, कुर्सी वगैरह, कोई आदमी इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है, कोई आदमी इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो दोनों का बल बराबर है, अलग अलग दिशा में है, तो उसमें परिणामी 0 होगा, यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 है यहां पर इस पॉइंट पर। ठीक है बेटे। तो ई ए साइन थीटा घटक और ई बी साइन थीटा घटक बराबर व विपरीत दिशाओं में है, इसलिए ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। जबकि ई ए वे ई बी के कॉस थीटा घटक एक साथ एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए ये परस्पर जुड़ जाएंगे, ये परस्पर
या कह सकते हैं ये जुड़ जाएंगे, डायरेक्ट लिख दो जुड़ जाएगी। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, लेकिन मुझे ये बताओ परिणामी तीव्रता क्या साइन थीटा घटकों के कारण होगी या कॉस थीटा घटकों के कारण होगी? भाई साइन थीटा घटक तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, और अगर वो विपरीत हो गए तो एक दूसरे के प्रभाव को उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन कॉस थीटा घटक एक साथ एक दिशा में होने की वजह से दोनों जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है उसको हम लिखेंगे E इज इक्वल ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। बताइए यहां तक क्या प्रॉब्लम है? बेटे जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है एज इट इज ऐसे ही नोट कर लेंगे और यही एग्जाम में उतार देंगे आप लोग, 100% पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले तो इस चित्र को बनाना है, उसके बाद में ये चीजें लिख दो और लिखने के बाद में डायरेक्ट ये लिख दो E बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक है बेटे, अब मुझे एक बात बताओ ये ई ए क्या है? ये ई ए है ए पर रखे माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटे क्या ए पर सिर्फ एक आवेश है और एक आवेश के कारण कुछ दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है? पढ़ रखा है ना? तो अब इसी फॉर्मूले की सहायता से हम आगे करेंगे इसको सॉल्व। देखो ई ए क्या है, यहां माइनस क्यू है बेटे, सदिश में माइनस तो छूट जाएगा, ई ए की जगह हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटे यहां से यहां तक की दूरी देखनी है और वो दूरी हमने यहाँ पे ये ले रखी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जहां पे आर होता है क्या उस आर की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे, वहां पे इस वैल्यू को रखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और बाहर हो गया इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ करता है बच्चों, आर का स्क्वायर और आर का काम ये कर रहा है इंटू में cos थीटा एज इट इज वैल्यू कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए बच्चों ई बी पर। ई बी क्या है? बी पर रखे प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकाले इसे बेटे? तो इसे भी हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताओ यहां से यहां तक आर का काम कौन कर रहा है? ये, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर। और देखो इनटू में यहाँ पे cos थीटा भी बचा हुआ था, जो लोग cos थीटा में यहाँ पे लिख देता हूं, लिख दिया हमने। तो बस अब हमारा सॉल्व हो गया, इसको आसान बनाना है थोड़ा। देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट गायब, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट गायब और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में बचा cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू में क्या बचा cos थीटा। अब देखो मैथ्स में आप एक चीज जानते हो, अगर कभी x प्लस एक्स लिखा हुआ हो बच्चों तो उसे क्या लिख दिया करते हैं 2x। x प्लस एक्स को क्या लिख देते हैं 2x। तो ये देखो ये पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू cos थीटा, क्या ये मान इस मान के बराबर है? तो अगर इस मान को इस मान में हम जोड़ देंगे तो सिंगल तो ये है, मान लो ये x है और ये भी x है, तो x प्लस एक्स क्या 2x हो जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू में cos थीटा। अब आपको ये दूसरा कहा गया बेटे, ये 2 लिख तो दिया, इसको जब इसमें जोड़ा तो यहाँ 2 आ गए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब हमें इस cos थीटा की वैल्यू रखनी है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये थीटा है यहाँ, थीटा के सामने एकदम से लंब पड़ता है सबसे बड़ी भुजा
कर्ण होती है और नीचे वाली भुजा क्या बच जाएगी, आधार बच जाएगी। cos थीटा बराबर क्या जानते हो आप बताओ। एक फॉर्मूला तो आप सबको पता है हिंदी मीडियम वालों को, लाल बटे काका। ये तो होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है tan। तो कोस बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो cos थीटा का मान रखना है हमें, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखो आधार की वैल्यू क्या है, इस सामने तो थीटा के सामने लंब पड़ रहा है, आधार है L, आधार क्या है L और कर्ण है ये, तो ये हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम इस cos थीटा के मान को उठा के यहां रखेंगे। देखो E बराबर 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहां देखो बच्चों L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस दो की गुना करो आगे, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये Q और ये दो जो है ये यहाँ पे गुना में लिख लो L के साथ में, और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बेटे ये क्या बन रहा है बताओ, आपने तो पढ़ रखा है ना सब, तभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। ये जो बना हमारा ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो देखो मैं यहां से मिटा रहा हूं इस चीज को, अभी चित्र नहीं मिटाते हैं, इसको मिटा दिया हमने यहां से। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा नहीं किया तो पीछे वीडियो को चला के कर सकते हो आराम से। तो देखो क्या उसकी जगह हम P रख सकते हैं, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फॉर्मूले में P बन चुका है, आप चाहे तो इसके ऊपर तीर का निशान लगा सकते हो क्योंकि ये सदिश राशि है, लेकिन अगर छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटे। P बन गए, ठीक है। अब हम क्या किया करते हैं, अगर अक्षीय स्थिति वाला याद है आपको बेटे, ये जो मध्य बिंदु से हम दूरी मानते हैं R, ये दूरी इस L की तुलना में बहुत बड़ी होती है, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि R का मान बहुत बहुत बड़ा होता है किससे, L से, क्योंकि 2L अधिकतम दूरी है, उसका आधा L बहुत कम हो जाता है। बेटे ये तो चित्र में दिख रहा है हमें कि थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, नहीं तो ये दूरी इस R की तुलना में बहुत कम रह जाती है। इसलिए बच्चों हम L बराबर 0 या L स्क्वायर बराबर 0 लेके चलते हैं, और इस फॉर्मूले में रख दो बेटे, जहां पे भी L नजर आ रहा है वहां पे 0 रख दो। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0, और यहां हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। इतनी बात की है। इधर देखिए तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ये तो आर स्क्वायर है बेटे, अंडर रूट आर स्क्वायर बचा और 0 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसमें से बाहर r निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, क्या आर क्यूब हो गया, और बेटे यही फॉर्मूला प्रूफ करना था हमें। बताओ कितना आसान है ना, आसान है। तो ये प्रूफ करना है, वहां पे आया करता है अक्षीय स्थिति में 2P अपॉन आर क्यूब, और यहाँ आया करता है P अपॉन आर क्यूब, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो एक बार हम चित्र को दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये हमसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और ये मान के चलिए बच्चों, एक तो अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति, इन दोनों में से एक क्वेश्चन के 100% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाए आपसे।
तो इसलिए नजरअंदाज नहीं करेंगे। और 5 नंबर में पूछा जाता है बेटे, थोड़े बहुत में भी ना। ठीक है, तो देखो थोड़ा चित्र बड़ा बना लेते हैं इस बार, क्योंकि चित्र चित्र बनाएंगे। मान लो हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव AB, इसके एक तरफ माइनस क्यू है, दूसरी तरफ प्लस क्यू है। बेटे कोशिश ये रखना हमेशा कि प्लस आवेश आप इधर ही रखो, अदरवाइज किधर भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्षीय और निरक्षीय में प्लस क्यू इधर ही रखोगे तो चित्र आपको जो बनाया जाएगा वो सही रहेगा। ये तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि चित्र तो ये वाला ही बना देते हैं जो हम बताते हैं, और इधर माइनस क्यों रख देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, उसमें डायरेक्शन वायरेक्शन बहुत चेंज हो जाती है सारी की सारी। ठीक है, तो चलिए वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी 2l होती है। बेटे अक्षीय स्थिति में कह रहा है या निरक्षीय में? अक्षीय में कहता तो बिंदु इधर मानते, और अगर निरक्षीय में कह रहा है तो मध्य बिंदु से ऊपर की तरफ एक बिंदु P मान r दूरी पर, और उसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो कितनी है। ठीक है बेटे, ये तो ये मध्य बिंदु है। तो अगर ये पूरी दूरी 2l थी तो ये दूरी क्या रह गई n, और ये दूरी l। ठीक है बेटे, इतनी बात की है। हमें P पर वैद्युत क्षेत्र बताना है। बेटे हम उसकी B से दूरी निकाल, किससे दूरी निकाल? B से। ये R है, ये L है, और ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो ये कर्ण है, और कर्ण की वैल्यू बच्चों ये निकल के आएगी, आप डायरेक्ट कर देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही A से दूरी निकाल दो उसकी, और ये दूरी आ जाएगी √r² प्लस l²। आया ना? क्लियर? अब बेटे जब B पर प्लस क्यू आवेश के कारण हम उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, क्योंकि प्लस वाला है, यानी कि EB बाहर की तरफ होगी। क्या ये सीधी है या तिरछी है? अगर तिरछी है तो इसे 2 घटकों में तोड़ लेंगे, क्योंकि सदिश है। एक घटक तो इसका इधर आ जाएगा EB sin थीटा, और एक घटक इधर आ जाएगा EB cos थीटा। याद रह जाएगी बात? बहुत बढ़िया बेटे। A पर कैसा आवेश है? माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। बेटे ये भी तिरछी है, ऐसे सीधी नहीं है या ऐसे सामने नहीं है, ऐसे तिरछी है, तो इसे भी 2 घटकों में तोड़ लीजिए। EA sin थीटा घटक यहाँ पे आ जाएगा इसका, और इधर EA cos थीटा घटक इधर आ जाएगा। अब तुम गौर से देखो, EB और EA के sin थीटा घटक एक दूसरे के विपरीत है और बराबर भी है, क्योंकि समान दूरियों पर है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन दोनों के cos थीटा घटक एक साथ एक दिशा में है, अक्षैतिज घटक एक साथ एक दिशा में है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे और बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इनके जोड़ के कारण होगी, जैसे आपने सॉल्व किया है पूरा टॉपिक। ठीक है, अब हम मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और खास तौर से अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों।